हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया वैष्णव। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल मिशन लबासना में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बजट इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। देखिए, यूजुअली चाहे प्रीलिम्स हो या फिर आपके मॉक टेस्ट हो या टेस्ट सीरीज हो, जो भी आप लेते हैं, वहाँ कई बार आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको 4 या 5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है या कौन कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली इस तरह के कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ की टर्म्स पता होने चाहिए। जो कि पहला की टर्म है वो है बजट। बजट से आप क्या समझते हैं? आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अपने बजट के अकॉर्डिंग काम कीजिए। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करने का मतलब क्या होता है? अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करने का ये मतलब होता है कि जितनी आपकी इनकम आ रही है उसके हिसाब से आप अपने खर्च कीजिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी अगर 20,000 रुपये की इनकम है और आप 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये 30,000 रुपये बाकी के आप कर्ज वर्ज में लेके आएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक अच्छा बजट, बल्कि आपसे ये कहा जाएगा कि अगर 20,000 इनकम है तो आप 15,000 ही खर्च कीजिए, बाकी 5,000 आप सेव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बजट और कुछ भी नहीं होता है। आपकी कितनी इनकम हुई और आपका कितना एक्सपेंडिचर है, उसका जो आप एक लगभग अनुमान लगाते हैं कि अच्छा मेरी 20,000 रुपये सैलरी आएगी तो 15,000 रुपये में यहाँ खर्च कर दूंगा और 5,000 जो बचेंगे वो इधर इधर निकल जाएगा या मैं सेव कर लूँगा, तो वो एक बजट कहलाता है। ठीक है, हमेशा इस यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है वो कि जब भी आप किसी भी तरीके के बजट के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट बजट हो या कोई भी बजट हो, उसके हमेशा 2 की कंपोनेंट्स रहेंगे। पहला रहेगा इनकम और दूसरा रहेगा आपका एक्सपेंडिचर या आपके एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक आइडिया बजट का क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे हर बजट का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट बजट का भी वही स्ट्रक्चर होता है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर पार्ट। आई होप इट इज क्लियर। तो क्या हमारे भारतीय संविधान के अंदर इसके बारे में कुछ भी कहा गया है? हाँ, कहा गया है। Union budget according to Article 112 of the Constitution, Union budget of a year or annual financial statement is nothing but the statement of the estimated receipts and the expenditure of the government for that particular year. जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए जो एक अनुमान लगाती है कि उसको कितना पैसा जो है एज ए रिसिप्ट मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, और कितना पैसा वो खर्च करने वाली है, इन दोनों का जो एक एस्टिमेशन लगा के पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है, वही होता है आपका क्या? बजट। ठीक है, तो बजट और कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट एन एस्टिमेशन, इट इज जस्ट एन स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये बेसिक डेफिनेशन बजट की क्लियर है। तो अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करें तो गवर्नमेंट बजट को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। हम उसको डिवाइड करते हैं, एक रेवेन्यू बजट में और दूसरा कैपिटल बजट में। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट बजट को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। और जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी बजट होगा उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, पहला होगा रिसिप्ट, दूसरा होगा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे भी रेवेन्यू बजट के भी 2 कंपोनेंट्स है, पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकेंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड द सेम फॉलोज फॉर द कैपिटल बजट, कैपिटल रिसिप्ट एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। Now this revenue receipts are being further divided into tax revenue and the non-tax revenue। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट हम पढ़ते हैं ना, तो रेवेन्यू का मतलब होता है जो कि अर्न किया जाए। ठीक है, तो जो भी रिसिप्ट अर्न करके मिल रही हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आती हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी दूसरी अदर रिसिप्ट्स हो जाती हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को 2 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, एक जो कि एज एन टैक्सेस के फॉर्म में आ रही है, दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी टैक्स को छोड़ के जो बाकी तरह से आ रहा है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में।
नाउ टैक्स रेवेन्यू आपको पता है दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है हमारे बजट का। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम जानते हैं कि जब हम बोल रहे हैं रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, तो इसका मतलब क्या, यानी रेवेन्यू बजट मतलब क्या, कैपिटल बजट मतलब क्या। तो इसको देखिए, रेवेन्यू बजट आप जब भी सुनेंगे, रेवेन्यू बजट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ दोज आइटम्स जिससे ना तो एसेट के अंदर कोई चेंज आए और ना ही लायबिलिटी के अंदर कोई चेंज आए। मतलब जिससे ना ही तो कोई भी एसेट क्रिएशन हो रहा है, ना ही तो कोई एसेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही कोई लायबिलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो अगर इफ इट इज नीदर लीड्स टू अ चेंज इन द एसेट्स, ये नीदर वर्ड बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये ना तो एसेट्स में आपका चेंज ला रहा है, ना ही तो ये लायबिलिटी में चेंज ला रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रेवेन्यू बजट कहलाएगा। ओके, एंड वहीं अगर मैं कैपिटल बजट की बात करूँ तो इट कंप्राइजेज ऑफ दोज आइटम्स दैट कैन लीड टू अ चेंज इन ईदर द एसेट्स और द लायबिलिटीज, यानी कि या तो वो एसेट को क्रिएट कर रहा है या एसेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर वो लायबिलिटी को क्रिएट करेगा या लायबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ऐसे जो भी आइटम्स होंगे जो कि एसेट का क्रिएशन कर रहे हैं या फिर एसेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या लायबिलिटीज़ को क्रिएट, लायबिलिटी को डिस्ट्रॉय, वो कैपिटल बजट के अंदर आएंगे वो आइटम्स। और जो भी ऐसे आइटम्स हैं जिससे लायबिलिटी और एसेट किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो रेवेन्यू बजट के अंदर आएंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो रही होंगी, बट धीरे धीरे आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे बार बार आपको एसेट और लायबिलिटी वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एसेट और लायबिलिटी होता क्या है। देखिए, जब भी आप सुनते हैं द वर्ड एसेट, तो एसेट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आप ओन भी कर रहे हैं, प्लस आपको वो कुछ कमा के भी दे रहा है। ठीक है, मतलब क्या, मतलब इसको समझिए, ये एक आप समझिए कि मान लीजिए कि एक फोटोकॉपी एक आपकी स्टेशनरी शॉप है, एंड स्टेशनरी शॉप के अंदर वो बंदा फोटोकॉपी की मशीन लगाता है। ओके, अब इस फोटोकॉपी की मशीन लगाने से उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, लाइक जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, तो उनको कई बार नोट्स वगैरह फोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बच्चे यहाँ पे आएंगे, तो जब ये अपना ज़ेरॉक्स कराएंगे तो अल्टीमेटली ये लोग इस जो शॉप का मालिक है उसको पैसे देंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो हो क्या रहा है, ये जो फोटोकॉपी शॉप है ये बंदा ओन कर रहा है, उसकी खुद की फोटोकॉपी शॉप है, उसको फोटोकॉपी मशीन है, उसको किसी को लौटानी नहीं है वो मशीन, प्लस ये मशीन उसको पैसे कमा के दे रही है। तो ये मशीन क्या कहलाएगी, ये मशीन एसेट कहलाएगी। इज इट क्लियर टू यू। वहीं आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि इसने फोटोकॉपी शॉप अपने जो शॉप है उसके अंदर ये फोटोकॉपी की मशीन लगानी थी, लेकिन इसके पास उसके लिए पैसे नहीं थे उस मशीन को लगाने के लिए। तो ये इन टोपी वाले भैया के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया मेरे को मान लीजिए 20,000 की मशीन आनी है, तो मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो वो कहता है फ्री में नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको 10% का इंटरेस्ट दो और 20,000 रुपये ले जाओ। तो वो कहता है ठीक है मुझे मंजूर है, तो 20,000 रुपये वो ले लेता है और बाद में वो उसकी जो है मशीन खरीद लेता है। ठीक है, अब ये 20,000 रुपये क्या है, क्या ये 20,000 रुपये इसके खुद के हैं? नहीं, ये 20,000 रुपये उसके खुद के नहीं है, बल्कि ये 20,000 इन टोपी वाले भैया के हैं, जिसको कि इसको बाद में भले 1 साल 2 साल 3 साल बाद लौटाने हैं। तो लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी इज समथिंग विच यू ओ टू समवन, यानी कि लायबिलिटी का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं जो कि आपके सिर पे एक बोझ की तरह है जो आपका नहीं है और आपको किसी और को लौटाना है, तो वो कहलाएगी लायबिलिटी। तो ये 20,000 रुपये इज बेसिकली अ लायबिलिटी फॉर दिस पर्सन। ठीक है, आई होप आपको ये एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। तो लायबिलिटी इज समथिंग जो कि आपको लौटानी होती है, एसेट आपको किसी को लौटाना नहीं है, बल्कि एसेट तो आपको अर्न करके दे रहा है और लायबिलिटी के लिए तो आपको बल्कि पे करना पड़ रहा है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
अब हम जो अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो हमें पढ़ना है इस वीडियो के अंदर, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम एक एक वाइज स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे। अब हम इस गवर्नमेंट बजट को कुछ इस तरीके से क्लासीफाई करेंगे जैसे कि नॉर्मली किया जाता है। एक तरफ हम दोनों तरह के रिसिप्ट्स को पढ़ेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरी तरफ हम दोनों तरह के एक्सपेंडिचर को पढ़ेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर टू यू? ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा आसान हो जाए। तो सबसे पहले बात आती है कि रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट का क्या मतलब होता है। देखिए, रिसिप्ट की का एक बेसिक सा मतलब होता है, मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ रिसीविंग समथिंग और द फैक्ट ऑफ इट्स बीइंग रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस फिगर दिस गर्ल इज गिविंग दिस मनी टू दिस गर्ल। तो ये गर्ल कौन है? ये गर्ल है रिसिपिएंट। कौन है? दिस गर्ल इज बेसिकली एन रिसिपिएंट हु इज रिसीविंग दिस मनी। ओके, तो ये क्या है? ये कहलाएगा रिसिप्ट, या फिर दिस इज समथिंग विच शी इज रिसीविंग। ठीक है, तो रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब होता है समथिंग विच यू आर गेटिंग। ठीक है, समथिंग विच यू आर गेटिंग। वही एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? समथिंग विच यू आर स्पेंडिंग, जो आपकी जेब से जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहली फिगर में बताया था, आपकी जेब के अंदर आने वाला रिसिप्ट और आपकी जेब से जाने वाला एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? तो ये रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आइए आगे समझते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। देखिए, जब भी रेवेन्यू रिसिप्ट की बात होगी तो कोई भी आइटम या कोई भी चीज़ अगर रेवेन्यू रिसिप्ट होगी तो वो हमेशा इस कंडीशन को क्वालिफाई करेगी। ठीक है, दिस इज समथिंग हाउ यू विल चेक वेदर इट इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉट। तो अगर वो आइटम या तो किसी ना तो किसी लायबिलिटी को क्रिएट कर रहा होगा और ना ही किसी एसेट को रिड्यूस कर रहा है, तो वो कहलाएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर ये सेटिस्फाई हो गई और ये नहीं हुई तो भी वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहलाएगा। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जैसे कि हम लेते हैं एक आइटम जीएसटी। आप सभी को पता है कि जीएसटी इज बेसिकली एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो दिस इज एक्चुअली ए टैक्स। तो जब गवर्नमेंट को जीएसटी मिलता है तो क्या वो गवर्नमेंट को वो पैसा किसी को लौटाना होता है? नहीं लौटाना होता ना। क्या उसको रिटर्न करना है? जो भी पैसा उसको ऐसे जीएसटी मिल रहा है, क्या उसको वो लोगों को रिटर्न करना नहीं करना है? तो क्या ये जो टैक्स है ये कोई लायबिलिटी क्रिएट किया? लायबिलिटी कब क्रिएट होती? अगर ये पैसा उसको वापस करना होता। तो क्या लायबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं हुई। तो पहली कंडीशन तो जीएसटी ने सेटिस्फाई कर दी रेवेन्यू रिसिप्ट होने की। दूसरी कंडीशन आती है, क्या जीएसटी कलेक्शन की वजह से कोई एसेट रिड्यूस हुआ? क्या गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हुआ इसकी वजह से? नहीं हुआ। तो यानी कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो भैया जीएसटी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब आप इसी तरीके से जैसे जीएसटी को चेक किया, इसी तरीके से डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स को चेक कीजिए। देखिए, जो भी प्रॉफिट आपको पता है पीएसयूज वगैरह चलती हैं या गवर्नमेंट का भी कुछ जो भी काम चल रहा है उसमें गवर्नमेंट को भी कुछ डिविडेंड्स मिल रहे हैं, कुछ प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। तो कोई भी आप अपने साथ भी लीजिए, मान लीजिए आपने कोई पार्टनरशिप की और उसमें आपको प्रॉफिट मिला। मान लीजिए शेयर वेयर करने के बाद जो आपको, मान लो आपका अपना प्रॉफिट बना 20 रुपये का, सपोज करो। तो क्या वो 20 रुपये अब ये आपके हैं? है ना। तो इसी तरीके से जो भी गवर्नमेंट ने प्रॉफिट कमाया या जो भी गवर्नमेंट को डिविडेंड मिले वो पैसे गवर्नमेंट को किसी को वापस नहीं करने हैं। तो इट इज़ नाइदर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी और ना ही इस प्रॉफिट के आने की वजह से कोई एसेट में कमी आई, बल्कि जो भी जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, आगे जाके गवर्नमेंट उसको बहुत आगे जाके यूज़ कर सकती है, बल्कि एसेट क्रिएशन के लिए। तो इससे तो एसेट तो किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा है। देखिए, डायरेक्टली एसेट क्रिएट भी नहीं हो रहा है और डायरेक्टली एसेट कम भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी? ये सब कहलाएंगी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या? ऐसे रिसिप्ट जो कि ना तो लायबिलिटी को क्रिएट करे और ना ही किसी एसेट को रिड्यूस करे, तो वो कहलाएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट इज क्लियर टू यू। ये वही है, उसको आप कैसे चेक करेंगे एक बार देख लीजिएगा, वही सेम चीज़ है, कुछ एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा हैं।
इसके बाद हम आते हैं कैपिटल रिसिप्ट। मैंने बताया था 2 तरह के रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट, कैपिटल रिसिप्ट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। तो अब हम कैपिटल रिसिप्ट्स को पढ़ते हैं। देखिए, कैपिटल रिसिप्ट्स को हम 2 तरह से और क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है डेब्ट क्रिएटिंग और दूसरा होता है नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। अब ये क्या होता है ना, हम इसको आगे अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। उससे पहले देखिए, जैसे हमने समझा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट को कैसे चेक करते हैं, उसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट को भी चेक करने की एक तरीका होता है। देखिए, कैपिटल रिसिप्ट जब भी होगा ना, तो आप उसे कैसे चेक करेंगे, इट शुड सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो 2 कंडीशंस दी गई हैं, उनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गई तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट में दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी था, यहाँ पे कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होकर काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा, वो रिसिप्ट जो या तो किसी लायबिलिटी को क्रिएट कर रही हैं या फिर किसी एसेट को रिड्यूस कर रही हैं। यानी कि इफ दे आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी, ठीक है, क्रिएटिंग अ लायबिलिटी और दे आर डिस्ट्रॉइंग और रिड्यूसिंग एन एसेट, तो वो क्या कहलाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल रिकवरी ऑफ लोन्स, फ्रेश बोरोइंग्स विद इन और अब्रॉड, फिर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड एक्सेट्रा। अब इस सबको हम अच्छे से इन एग्जांपल्स को समझते हैं कि किस तरीके से ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो पहले हम देखते हैं कि नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होंगे। देखिए, डेब्ट का मतलब क्या होता है, डेब्ट का मतलब क्या होता है, डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। जैसे कि मान लीजिए ये जो महानुभव है, ये इनको पैसे दे रहे हैं, तो ये जो है बेसिकली क्या ले रहे हैं, एक तरीके से इनके ऊपर क्या चल रहा है, इनके ऊपर डेब्ट चल रहा है, कर्ज चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है डेब्ट। तो नॉन डेब्ट का मतलब क्या होगा, नॉन डेब्ट का मतलब होगा जो कि कर्जा क्रिएट ना करे। ठीक है, नॉन डेब्ट का मतलब होगा जिसकी वजह से कर्जा क्रिएट ना हो। इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, 2 तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा आ सकता है। एक तो ये कि वो किसी से उधार ले, ठीक है, या तो वो किसी से उधार ले तो उसके पास पैसा आ सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसके पास ही कोई सामान पड़ा हुआ है, वो उसको बेच दे। जैसे कि आपने भी कभी कभी देखा होगा कि आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं। मान लो आपको किसी कभी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, तो आपके पास भी 2 ऑप्शंस आते हैं कि या तो आप अपने किसी फ्रेंड से या किसी भी कहीं से जाके लोन ले सकते हैं या उधारी में पैसा ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपके पास कोई गोल्ड पड़ा हुआ है या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं और अपने पास पैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो यही 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो उधार लेना या फिर किसी चीज़ को सेल आउट करना। उसी तरह से जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके पास भी 2 ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए, जो आपने उधार लिया, यहाँ पे तो आपका डेब्ट क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ पे जब आपने सेल आउट किया तो यहाँ पे कोई कर्जा नहीं चढ़ा आपके ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा, ये नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कहलाएगा। यहाँ पे भी आपकी जेब में पैसा आया बेचने के बाद कुछ, और यहाँ पे भी उधार लेने के बाद आप पैसा लेके आ रहे हैं, यू आर रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न, लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर कर्जा चल रहा है, डेब्ट क्रिएशन हो रहा है, यहाँ पे डेब्ट क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो अभी हम इस स्लाइड में जो समझेंगे वो समझेंगे कि नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपके पास 2 ऑप्शन थे कि आप या तो उधार लेके आ सकते थे या फिर अपने ही किसी एसेट को बेच सकते थे। ठीक है, तो अब अगर मैं इस कंडीशन पे आऊँ तो कौन सी कंडीशन आ गई कि या तो आप क्या कर सकते थे, आप या तो अपनी लायबिलिटी को क्रिएट कर सकते थे। अगर डेब्ट क्रिएट होती तो लायबिलिटी बनती। अब यहाँ पे चूंकि ये नॉन डेब्ट क्रिएटिंग है तो यहाँ पे लायबिलिटी वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं रही, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, रिड्यूसिंग एन एसेट वाली। तो आपने कई बार नाम सुना होगा डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जो PSUs होती हैं या कुछ इस गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एक मेजर शेयर होल्डर होता है। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, जैसे मान लीजिए LIC है, एयर इंडिया है, आपका भारत पेट्रोलियम है, ये सारी PSUs है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की है। अब मान लीजिए कि किसी एक कंपनी में 70% शेयर गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब क्या होता है, 70% शेयर गवर्नमेंट के पास होने का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट अर्न होगा
उसका जो 70% पार्ट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट के पास आएगा। मतलब जो भी जिस भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा प्रॉफिट का, उसमें से मेजॉरिटी जो है गवर्नमेंट के पास आएगा और बाकी 30% जो भी बाकी के शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हीं कुछ शेयर्स को सेल आउट कर देती है। ठीक है, इसी चीज़ को हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अभी मान लीजिए गवर्नमेंट के पास 70% शेयर थे, अब उसने 20% मान लीजिए 10% शेयर्स बेच दिए, तो अब गवर्नमेंट के पास कितने बचे, अब गवर्नमेंट के पास 60% शेयर बचे। तो क्या यहाँ पे असल में हो क्या रहा है, गवर्नमेंट का एसेट कम हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पहले उसको 70% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा था, अब उसको 60% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि उसकी अर्निंग कम हो जाएगी। अब पहले एसेट, ये जो एसेट था वो उसको जितना कमा के दे रहा था, अब उसको उससे कम कमा के देगा। अब एसेट में रिडक्शन हो रहा है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो गई, ये डिसइन्वेस्टमेंट जो भी पैसा आ रहा है वो क्या हो गया, वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो और कैसा कैपिटल रिसिप्ट हुआ, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट हुआ। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को। तो डेब्ट क्रिएटिंग मैंने जैसे अभी बताया, देयर विल बी वन लेंडर एंड देयर विल बी वन बोरोअर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोरोअर कौन होगा, अगर गवर्नमेंट के केस में देखें तो गवर्नमेंट इज द बोरोअर हियर। ठीक है, और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट के कंधे पे डेब्ट जो है बढ़ता चला जा रहा है डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स के केस में। इतना समझ में आया? तो अब यहाँ पे चूंकि मैंने बताया डेब्ट क्रिएट हो रही है, तो देयर इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी और इट इज क्रिएटिंग अ लायबिलिटी। तो यहाँ पे एसेट का कोई रिडक्शन नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन लायबिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे लायबिलिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब समझते हैं कैसे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपने देखा होगा कि जो बैंक है, जो गवर्नमेंट है, वो कई बार कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करती है या आरबीआई से बोरो करती है। तो बोरो करने का मतलब ये होता है कि काइंड ऑफ एक लोन की तरह वो देते हैं गवर्नमेंट को, जिसके बदले में गवर्नमेंट भी आपकी प्रॉपर इंटरेस्ट वगैरह पे करती है और एक टाइम के बाद गवर्नमेंट को ये पैसा लौटाना होता है। गवर्नमेंट आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यहाँ से भी आपकी कई बारी बोरो करती है, तो अल्टीमेटली उसको उसके लिए इंटरेस्ट भी पे करने पड़ते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें उसके सर पे एक तरीके से कर्ज चढ़ा रही होती है, इसीलिए ये सारी क्या कहलाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएंगे, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी। इसी तरह से आपने गवर्नमेंट बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स के बारे में सुना होगा। ये होते क्या है, ये बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट भी एक तरह का बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड और कुछ भी नहीं, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि फलाना अमाउंट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस बॉन्ड की फेस वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, इसको एक डिस्काउंटेड रेट पे इशू करती है। मान लीजिए उसे 80 रुपये पे इशू करी। अब मान लीजिए मैं भी मार्केट में खड़ी हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको 80 रुपये का खरीदूंगी। आई विल बाय इट एट 100 रुपीज़। और मान लीजिए इसकी मेच्योरिटी 1 ईयर है, तो 1 साल के बाद गवर्नमेंट आएगी मेरे पास कि भाई ठीक है 1 साल हो गया, या मैं जाऊँगी और मैं कहूँगी कि ठीक है 1 साल हो गया है, और अब गवर्नमेंट मुझे वो पूरे 100 रुपये देगी। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, मेरे को प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का। आप समझ पा रहे हैं? तो अल्टीमेटली ये जो 100 रुपये का बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया, ये क्या था, ये एक कर्जा था। इट वॉज अ डेब्ट फॉर द गवर्नमेंट, जो कि उसको 1 साल बाद चुकानी थी। तो अल्टीमेटली दिस वॉज अ लायबिलिटी। सो आफ्टर इशूइंग और issuance of government bonds or treasury bills basically led to debt creation. Is it clear to you? So यही थी आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स। तो आई होप आपको रिसिप्ट्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, और 2 तरह की कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। यहाँ पे उसी चीज़ को क्लासीफाई करके और बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स देख के समझाया गया है। आप एक बारी खुद देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सपेंडिचर पे। अब एक्सपेंडिचर आपको पता है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जो भी पैसा जा रहा है दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर। ओके, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को बेसिकली आप 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नंबर 2 इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। नंबर 1, इट शुड नॉट डायरेक्टली क्रिएट एनी एसेट, एंड नंबर 2, इट शुड बी रिकरिंग इन नेचर।
ठीक है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड क्वालिफाई दीज टू कंडीशन, इट शुड क्रिएट एन एसेट, मोर ओवर इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है मैं आपको ये समझाती हूँ। देखिए आपके घर में कोई मेड काम करती होगी, ठीक है, तो उसको एक सैलरी आप जो है हर महीने देते होंगे, ठीक है। सैलरी समथिंग जो आप उसको हर महीने दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ दिवाली पे सैलरी देंगे या फिर सिर्फ होली पे सैलरी देंगे या सिर्फ न्यू ईयर पे देंगे। वहीं दिवाली गिफ्ट जो होता है वो उसको आप साल में एक ही बार देते होंगे, वो भी आपका मन कर गया तो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है इसकी भी सैलरी इसको मिलती होगी, महीने के हर महीने मिलती है इसकी सैलरी इसको, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भैया ये काम कर रहा है और उसका बॉस बोले कि इस महीने सैलरी नहीं है या 4 महीने तक कोई सैलरी नहीं है या 5 महीने सैलरी नहीं है। सैलरी समथिंग जो हर महीने आपको देनी है। तो जो काम आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल में बार बार करना होता है वो कहलाता है रिकरिंग, ओके। तो जैसे कि सैलरी है, सैलरी एक ऐसा खर्च है जो आपको बार बार करना पड़ रहा है, तो वो रिकरिंग कहलाएगा। वहीं ये जो दिवाली गिफ्ट है, दिवाली गिफ्ट आपको जो है हर बार नहीं देना है, ठीक है। दिवाली गिफ्ट क्या है, दिवाली गिफ्ट आपको हर बार नहीं देना है, ये कभी कभी आप देंगे जैसे, और ये भी नहीं है कि हर साल दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपका इस साल मन था देने का, अगले साल आपने नहीं दिया, तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट रिपीटिंग, ओके, विच इज नॉट रिपीटिंग आफ्टर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो सकता है कि वो 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, तीसरे साल आपका मन नहीं किया, फिर चौथे साल दे दिया, 5वें साल नहीं दिया या कभी दिया ही नहीं, ठीक है। तो ये जो होगा ये कहलाएगा नॉन रिकरिंग। क्या कहलाएगा, नॉन रिकरिंग। तो गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि उसके ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, तो इन सभी को उसको सैलरीज देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये जो सैलरीज जो एक्सपेंडिचर है ये रिकरिंग काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बेसिकली रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि गवर्नमेंट को बार बार करने पड़ रहे हैं। वहीं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये नॉन रिकरिंग होते हैं नेचर में। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट बार बार नहीं करी, मान लीजिए कि ये कोई ए प्लेस है और ये कोई बी प्लेस है, यहाँ से जो है गवर्नमेंट को एक रोड डालनी है, तो गवर्नमेंट एक बार ही इस पे खर्चा करेगी ना, इस रोड को बनाने के लिए उसने एक बार खर्च कर देगी। ये थोड़ी है कि वो हर साल इस रोड को बनाने के लिए खर्च करेगी, फिर तोड़ेगी, फिर बने, नहीं, एक बार बन गया, दिस इज द वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग इन नेचर वाइल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकरिंग इन नेचर। आई होप आपको रिकरिंग नॉन रिकरिंग का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। अब हम जो है समझेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल्स को, उसके बाद समझेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल्स को। तो यहाँ देखिए मोदी जी थोड़े परेशान लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? आपको पता है कि बहुत सारी सब्सिडीज़ फार्मर्स को दी जाती हैं और बहुत सारी सब्सिडीज़ और भी लोगों को दी जाती है, बट यहाँ पे हम फार्मर सब्सिडी के केस के थ्रू समझ रहे हैं। देखिए, जब भी किसी फार्मर को सब्सिडी दी जाती है तो क्या वो सब्सिडी से किसी एसेट का क्रिएशन होता है? देखिए, वो बात अलग है कि बाद में जाके सब्सिडी बेसिकली एक तरीके से मतलब डायरेक्टली तो कोई एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है ना। हो सकता है उस सब्सिडी मिलने के बाद फिर फार्मर जाएगा, फिर क्रॉप लगाएगा, क्रॉप को बेचेगा, बाद में हो सकता है उससे पैसे जो आए उससे वो ट्रैक्टर खरीदे, तो वो ट्रैक्टर उसका एसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस सब्सिडी के थ्रू डायरेक्टली कोई एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो प्लस क्या ये किसी लायबिलिटी को रिड्यूस करा इसने? क्या मोदी जी की सॉरी आई वाज रॉन्ग, बेसिकली एसेट का क्रिएशन और लायबिलिटी का रिडक्शन हम मोदी जी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जब मोदी जी ने ये सब्सिडी दी तो मैंने सही बताया कि अभी तो डायरेक्टली तो कोई क्रिएट नहीं हुआ ना कोई भी एसेट मोदी जी के लिए। बाद में जाके जब फार्मर की इनकम आएगी, जीडीपी में मिलेगी, तब जाके जीडीपी का बाकी जो पैसा है बाद में जाके कहीं इन्वेस्ट होगा, तब कहीं एसेट क्रिएशन होगा, तो बात अलग है, इनडायरेक्टली बहुत जाके, बट डायरेक्टली तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इट इज़ नॉट क्रिएटिंग एन एसेट। दूसरा लायबिलिटी, अभी क्या मोदी जी की कोई लायबिलिटी कम हुई, कोई सर पे से बोझ कम हो? बल्कि सब्सिडी तो अपने आप में एक लायबिलिटी की तरह ही होती है गवर्नमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि सब्सिडी
कोई भी इकोनॉमी मतलब हर कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो ये चाहती है कि उसको कम से कम सब्सिडी देनी पड़े, उसकी इकोनॉमी ऐसी चले, इतनी एफिशिएंट हो जहाँ पे सब्सिडी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मोदी जी तो बल्कि बैठ के ये सोचेंगे कि आखिरकार हम ऐसा क्या करें जो हमारी सब्सिडी कम, हमारा फार्मर खुद इतना एफिशिएंट बन जाए कि किस तरीके से हम अपने फार्मर को एफिशिएंट बनाएं कि हमको सब्सिडी ना देनी पड़े। तो ये सब्सिडी क्या कहलाएगी? दिस इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ना तो मोदी जी के लिए कोई एसेट क्रिएट कर रही है, ना ही तो किसी लायबिलिटी को कम कर रही है। इज इट क्लियर? अब आइए चाय पर चर्चा को देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये हैं केजरीवाल जी की स्टेट गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे समझिए कि हो क्या रहा है। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि हमको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उस प्रोजेक्ट के लिए हमको पैसे चाहिए। तो अब ये जो है मोदी जी से बात कर रहे हैं कि हमको ये फलाना, मान लीजिए इतना ये कुछ अमाउंट है जो हमको चाहिए, तो हम वो किस तरीके से चाहिए वो उस पर बातें चल रही। देखिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे देती है वो गवर्नमेंट दो तरीके से दे सकती है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल ग्रांट्स दे सकती है या फिर वो एज अ लोन दे सकती है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे ग्रांट्स के रूप में देती है, ग्रांट्स का मतलब होता है कि उसने वो पैसे दान में दे दिए एक तरीके से, यानी कि अब ना ही तो स्टेट गवर्नमेंट वो पैसा वापस करेगी, ना ही उस पैसे पे वो कोई इंटरेस्ट भरेगी, ठीक है। वहीं जब गवर्नमेंट उसको लोन के रूप में देती है तो वो एक तरीके का उसका एसेट बन जाता है, क्योंकि जब वो लोन के रूप में दे रही है तो वो पैसा पहली बात तो कुछ समय बाद उसे वापस मिलेगा, दूसरा उस पर वो कुछ इंटरेस्ट भी कमाएंगे, ठीक है। तो मोदी जी हमेशा चाहेंगे कि वो पैसा लोन के रूप में दें ताकि उनको मिले, बट स्टेट गवर्नमेंट्स कोशिश करेंगी कि ग्रांट के रूप में। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ले रही हूँ आपको कि कैसे क्या है। तो ग्रांट्स क्यों? तो अगर मान लीजिए अब ये केजरीवाल जी मोदी जी को कन्विंस करने में मान लीजिए सफल हो जाते हैं और वो एज अ ग्रांट पैसा ले पाते हैं तो वो बड़े खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर तो कोई कर्जा नहीं चढ़ा। लेकिन मोदी जी नाराज हो जाएंगे, मोदी जी थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पैसे से ना ही तो कोई एसेट क्रिएट हुआ मोदी जी के लिए, ना ही तो उनकी कोई लायबिलिटी कम हुई। अगर वो लोन के रूप में चला जाता तो एसेट क्रिएट हो जाता और मोदी जी बहुत खुश हो जाते। तो ये क्या कहलाएगा? बिकॉज इट इज नाइदर रिड्यूसिंग एनी लायबिलिटी नॉर इट इज क्रिएटिंग एन एसेट, सो दिस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हुआ? मान लीजिए अब ये जो केजरीवाल जी हैं वो मोदी जी को कन्विंस नहीं कर पाए, तो मोदी जी कह रहे हैं भैया ले लो तुम्हें जितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं तो भैया लोन के रूप में दूंगा। अब ये लोन क्या है? ये लोन मोदी जी का एसेट है। तो यहाँ पे एसेट का क्रिएशन हो रहा है, आप समझ रहे हैं? देयर इज अ क्रिएशन ऑफ एन एसेट। तो ये क्या कहलाएगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या यहाँ पे लायबिलिटी रिड्यूस हुई? यहाँ पे कोई लायबिलिटी का तो सीन ही नहीं आया। हमारी कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, वो हो गई। एसेट क्रिएशन हो रहा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ देखिए मोदी जी कितने खुश हैं और केजरीवाल जी थोड़े से दुखी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, जब भी उनको ग्रांट के फॉर्म में पैसा जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। वहीं जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन के रूप में पैसा देती हैं तो वो क्या कहलाता है? वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्योंकि वहाँ से एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक इनकम जनरेट होती है इंटरेस्ट के फॉर्म में। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से जो भी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के डेवलपमेंट में जाता है तो होता क्या है कि बाद में जाके जो ये फैक्ट्रीज बनती हैं ये आगे जाके कुछ प्रोडक्शन करती हैं जिसको बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है, एंड अल्टीमेटली वो फिर पैसा लेके आती हैं कंपनीज, एंड मोदी जी फिर अल्टीमेटली खुश हो जाते हैं, ही बिकम्स हैप्पी, ठीक है। तो क्या जो भी पैसा खर्च हुआ और वट एवर मनी हैज़ बीन स्पेंडेड इन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, वो क्या होगा? क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? हाँ, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि उससे एक एसेट का क्रिएशन हो रहा है। इज इट क्लियर? अब तो यहाँ पे ये एक फाइनल समरी है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की एग्जांपल्स की, जो आप देख सकते हैं। जैसे कि लोन्स रीपेड, जो भी गवर्नमेंट ने लोन वापस किया, ठीक है, तो अल्टीमेटली जब वो लोन वापस करेगी तो क्या होगा? उसके सर से बोझा कम हो रहा है। इट इज रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन लायबिलिटी, इट इज रिड्यूसिंग द लायबिलिटी।
ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट इज़ रिड्यूसिंग एन लायबिलिटी। तो आप इसे देख लीजिएगा, वही एग्जांपल्स हैं जो मैंने अभी ऊपर समझाए थे, आपको क्लियर हो जाएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, अब लास्ट हम देख लेते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को, जो भी हमने समझा देख लेते हैं आप इसे कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, आपको ये बताना है कि इनमें से क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, सबसे पहला ऑप्शन है लोन्स मेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो लोन्स की बात की जा रही है, तो लोन्स बेसिकली क्या है, इट इज एन एसेट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज क्रिएटिंग एन एसेट। तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? हाँ होगा। तो 1 इज ट्रू, तो 1 यहाँ पे नहीं है, ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, फाइनेंशियल ग्रांट्स टू द स्टेट्स। फाइनेंशियल ग्रांट्स जो हो रहे हैं, ग्रांट्स मैंने अभी समझाया आपको कि ग्रांट्स का मतलब क्या है, दैट देयर इज नाइदर अ क्रिएशन ऑफ एसेट नॉर डिक्रीज इन द लायबिलिटी, तो इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 2 को एलिमिनेट कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा सी। तीनों ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि मनी स्पेंट इन क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट जब आप पे करते हो, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया हुआ है, उस पर वो साल का या महीने का इंटरेस्ट दे रही है, तो उस इंटरेस्ट देने से ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से डिफेंस भी आपका कहाँ आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्या आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और चीज़ें अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं और किस तरह से अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकती हूँ, और किस तरीके की और एजुकेशनल वीडियोस या फिर आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस जो है चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।